हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड को आपको कंसीडर करना चाहिए और कौन से म्यूचुअल फंड को कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको टोटल यहाँ पे 7 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि मतलब हाँ, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहिए और ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो डालता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो टोटल 7 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, तो हम एक-एक करके इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर 1 पे जो आता है हमारा, नो मोर देन 5 फंड्स इन द पोर्टफोलियो। देखिए, ये आपको डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि आप अगर डाइवर्सिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन कभी मत करिएगा अपने फंड को या अपने पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पे आपका जो है 5 फंड अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। यहाँ पे आप 5 फंड इसलिए चूज करेंगे कि आप प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ओवर डाइवर्सिफिकेशन और ओवरलैप से जरूर बचिएगा। ओवरलैप बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका पोर्टफोलियो जो आपने दो दो फंड ले रखे हैं, वो दो फंड के अगर मान लीजिए 50% जो स्टॉक्स है वो कॉमन है दोनों में, तो आप वो दोनों फंड ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं कर रहा है, तो वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। और ओवर डाइवर्सिफिकेशन से प्रॉब्लम ये होता है कि आप बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपने 5 से ज्यादा ले लिए, तो आपको बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होगा और बाद में आप हड़बड़ाहट में आपको समझ नहीं आएगा कि किसको क्या परचेज करना चाहिए, किसको क्या सेल करना चाहिए। और ओवर डाइवर्सिफिकेशन से प्रॉब्लम भी आ जाती है कि वो ओवरलैप का भी सिचुएशन आ जाता है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। सेकंड हो गया, प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू फ्लेक्सी कैप and multi-cap funds because they have the flexibility to invest throughout the whole capitalization range rather than just large, mid or small capitals. So investing in primarily large cap fund is an option. तो आप जब प्रेफरेंस देंगे ना, तो सबसे ज्यादा ना फ्लेक्सी कैप फंड को दीजिए एज कंपेयर टू लार्ज कैप फंड। देखिए, रीजन ये होता है कि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, फंड मैनेजर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो फ्लेक्सी कैप फंड में भी सबसे ज्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप फंड का ही होता है, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स का ही होता है। तो आप अगर लार्ज कैप फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपका रिटर्न भी कम हो जाता है, लेकिन फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे वही लिख रखा है कि प्रेफरेंस आपको देना चाहिए फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप को। लेकिन क्योंकि रीजन ये है कि क्योंकि इसमें ज्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कैपिटल रेंज में रहता है। मतलब आपका मान लीजिए आप अगर तीनों में करना चाहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो तीनों में इसमें आपका प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई होकर इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन आप एक चीज भी ध्यान रखें कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर को छूट होती है, मतलब उनको छूट पूरी तरह से होती है कि वो किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो 100% स्मॉल कैप भी ले सकते हैं। तो ये चीजें आपको रिसर्च करना चाहिए। मतलब फ्लेक्सी कैप में कोई एक बाउंड टू एक पर्टिकुलर वो नहीं है कि मतलब हाँ, आपने 25% लार्ज कैप लेना है, 25% स्मॉल कैप लेना है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इनको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो आपको एक चीज जानना है कि अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड ले रहे हैं, उसमें अगर 70 से 80% या फिर 70% भी है लार्ज कैप का एक्सपोजर, तो आप लार्ज कैप फंड लेने का कोई फायदा नहीं है। मतलब जो ब्लू चिप फंड्स है, तो उससे आप इग्नोर मार सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सी कैप फंड में 40% तक का लार्ज कैप एक्सपोजर है या 30% तक का लार्ज कैप एक्सपोजर है, तो आप तब लार्ज कैप फंड में जा सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया आपका, since the majority of flexi cap and multi cap funds already contain a sizable number of large cap equities, so no pure लार्ज कैप फंड्स। जैसे कि मैंने आपको, आप देख पा रहे हैं कि मतलब लार्ज कैप में भी आपका 80% एक्सपोजर है, फ्लेक्सी कैप में भी आपका 80% लार्ज कैप एक्सपोजर है, तो भाई डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा। तो ये चीज आपको रिसर्च करके करनी पड़ेगी, तभी उसी के बेसिस पे आप अपने पोर्टफोलियो को में इंक्लूड करिएगा। नंबर 4 होता है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप फंड टू एलिवेट द लेवल ऑफ रिस्क। द रिटर्न्स ऑफ द ऑन द पोर्टफोलियो एज ए होल कैन बी इंक्रीज बाय ए गुड फंड विद ए टारगेटेड मैनेज इन दैट एरिया। तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रहा है कि जो आप स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड डेफिनेटली करिएगा। ये नहीं कि बड़े क्वांटिटी में करिएगा, लेकिन डेफिनेटली करिएगा क्योंकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, तो उसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी होती है। अगर आप कम रिस्क टेकर है, तो आप 10% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में इंक्लूड करिएगा। अगर आप मॉडरेट, मतलब अगर आप मीडियम रिस्क टेकर है, तो आप 20 से 30% तक का आप अपना पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड इंक्लूड करिएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है, तो 30 से 40% तक अपने पोर्टफोलियो में लार्ज स्मॉल कैप फंड इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन कभी ये 50% से आप एक्सीड मत करिए स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल होता है और आपको जब मार्केट नीचे जाता है तो बड़ी तेजी से ये भी नीचे जाएगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रख के इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप उसी के हिसाब से ये इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। नंबर 5 हो गया, पे अटेंशन टू द एक्सपेंस रेशियो, द कॉस्ट कंपोनेंट। The funds that have a track record of cutting costs as AUMs rise
आर द वंस यू शुड चूज। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी चीज लिख रखी है कि जो आपका जैसे ही फंड पुराना हो जाता है, आपने कई सारे म्यूचुअल फंड देखे होंगे, जब आपका फंड पुराना हो जाता है मतलब आपका एयूएम साइज बढ़ जाता है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो जब आपका एयूएम साइज बढ़ जाता है तो इसमें क्या है कि लोग भरोसा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो कुछ कुछ क्या करते हैं, अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ा देते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसलिए आपको पता है कि जो फंड मैनेजर का फीस होता है, तो फंड मैनेजर अगर फीस बढ़ जा रहा है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी यार, आपका आगे आपको फीस बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 1% तक छू जा रहा है तो आप 1% बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो लाखों करोड़ों का डिफरेंस आ जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा होता है उसके मामले में। तो आपको ऐसा फंड चूज करना है जिसका आप हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियो विद टाइम बढ़ नहीं रहा हो, कम हो रहा हो या फिर स्टेबल हो। एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा फंड को आपको रिसर्च करना जरूरी है और उसी फंड को आप इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 6 हो गया, concentrate on buy and hold money. This should be represented in the trend and is gauged by a low turnover ratio, usually not exceeding 40%. तो देखिए, आपका जो बाई एंड होल्ड जो भी होना चाहिए, आपका वो जो टर्नओवर रेशियो है ना, वो 40% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो वहां पे आपको वरना वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी और प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो टर्नओवर रेशियो उस एक पर्टिकुलर फंड का आपको रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 40% से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए, 40% के नीचे हो, मैं तो बोलता 30% तक हो, उससे नीचे हो तो ज्यादा सही रहता है। 40% भी आप कंसिडर कर सकते हो उससे नीचे, लेकिन 40% से अगर एक्सीड कर रहा है तो आप उस म्यूचुअल फंड को एक्सीड उसको कंसिडर मत करिए, इंक्लूड मत करिए अपने पोर्टफोलियो में। नंबर 7 जो है वो लास्ट है आपका द एएमसी, जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो आपको पता ही है। और शुड हैव ए क्लियर फोकस ऑन फंड मैनेजमेंट। तो देखिए, उनका जो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना उनका पूरा प्रॉपर फोकस हो। ये नहीं कि आपने कोई थर्ड क्लास म्यूचुअल फंड चूज कर लिया और वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां पे आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा। तो आपको ये चीजें भी जानना जरूरी है कि उसका एएमसी जो है उसका उस पर टोटली फोकस्ड हो। और आपको पास्ट रिटर्न भी जानना जरूरी है कि पास्ट में कितना वॉलेटाइल है, कितना आपको रिटर्न दे रहा है, कितना रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी और ये सब चीजें रिसर्च करके आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इंक्लूड करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ बुलाता रहता हूँ। थैंक यू।